गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की वीडियो में अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है द लेवरेज्ड बायआउट मॉडल। द लेवरेज बायआउट मॉडल। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज ये जो टॉपिक है वो आपके ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स करिकुलम का टॉपिक है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स करिकुलम में एक चैप्टर है प्राइवेट इक्विटी बोलकर। तो प्राइवेट इक्विटी के अंदर ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक बन जाता है, लोगों को इस टॉपिक को समझ में नहीं आता है बाद में। ठीक है, तो आज मैं इस पूरे वीडियो में इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूँ और एक प्रैक्टिकल अप्रोच देने वाला हूँ एज टू मतलब लेवरेज बायआउट मॉडल होती क्या चीज़ है और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो हम लोग का इस वीडियो में ना दो ऑब्जेक्टिव होगा गाइस। सबसे पहला हम लोग का ऑब्जेक्टिव होगा ये समझना कि भाई व्हाट इज इट, कि भाई लेवरेज बायआउट मॉडल क्या होता है। ठीक है, लेवरेज बायआउट मॉडल एक्चुअली होती क्या चीज़ है। इज इट अ वैल्यूएशन मॉडल, इज इट अ रिटर्न कैलकुलेशन मॉडल, इज इट अ मल्टीपल कैलकुलेशन मॉडल। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये हम लोग को सबसे पहले समझना बहुत ही ज़रूरी है और हम लोग इसका पूरे कॉन्सेप्ट को डीप में समझने वाले हैं। ठीक है, एंड द सेकेंड objective that I want to achieve in this video is that taking a practical approach। ठीक है, तो बेसिकली अपने क्या करने वाले हैं, अपने एक सिनेरियो लेने वाले हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक अ सिनेरियो, एक सिनेरियो लेके हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि भाई प्रैक्टिकली लेवरेज बायआउट मॉडल कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग को इस वीडियो में फुलफिल करना है। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बेसिकली एलबीओ मॉडल क्या होता है। तो एलबीओ मॉडल को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझने का ज़रूरत है कि सबसे पहले कि एक लेवरेज बायआउट फंड क्या होता है। तो बेसिकली लेवरेज बायआउट फंड क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट इक्विटी फंड। तो बेसिकली लेवरेज बायआउट फंड करती क्या है उसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। सपोज ये एक स्टार्टअप है, सॉरी ये एक कंपनी है ए लिमिटेड। ठीक है, ये एक कंपनी है ए लिमिटेड। नाउ ये जो कंपनी है वो बीएससी एनएससी में लिस्टेड है। ठीक है, इट्स अ लिस्टेड कंपनी, उसका शेयर्स जो है वो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, तो गाइस मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई ए लिमिटेड जो है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, सपोज ए लिमिटेड ने बहुत ज़्यादा डेट उठा लिया था। ठीक है, तो अब वो उस डेट को रीपे नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप समझ लीजिए कि इसमें कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रॉब्लम्स है, या फिर आप समझ लीजिए कि भाई ये कंपनी जो है वो गलत गलत एरियाज में एक्सपैंड कर गया है और इसका बिजनेस जो है वो पूरा खराब हो चुका है। मतलब कि आप सोचिए कि भाई ये ए लिमिटेड का हालत जो है ना वो बहुत खराब है, परंतु ये एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। तो ये लेवरेज बायआउट फंड क्या करेगा ना, ऐसी कंपनीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। वो ऐसी ऐसी कंपनीज को पकड़ेगा जो कि पब्लिकली लिस्टेड है लेकिन जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है एक अच्छा रिटर्न कमाने का। तो लेवरेज बायआउट फंड क्या करेगा, ये कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक ले लेगा। अब मेजॉरिटी स्टेक कैसे लेगा, मेजॉरिटी स्टेक लेने के लिए तो उसको पब्लिक को पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स है। अगर उसको एक मेजॉरिटी स्टेक चाहिए तो उसको पब्लिक को पे ऑफ करना पड़ेगा, उसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लगता है। ठीक है, तो लेवरेज बायआउट फंड क्या करता है, लोन लेता है या फिर डेट उठाता है। ठीक है, डेट उठाता है और डेट उठाकर वो कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। डेट और इक्विटी दोनों के माध्यम से वो कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, इन कंपनीज में एक मेजॉरिटी स्टेक लेता है और इन कंपनीज को पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, पब्लिक टू प्राइवेट कन्वर्जन, ये होता है हमारा लेवरेज बायआउट फंड का कॉन्सेप्ट। तो पब्लिक से जैसे ही प्राइवेट में कन्वर्ट किया तो हम लोगों को मीडिया का कोई टेंशन नहीं है, हम लोग को शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म का कोई टेंशन नहीं है। तो फिर हम लोग उसके बोर्ड पे बैठ सकते हैं, हम लोग सारे डिसीजंस ले सकते हैं, हम लोग बिजनेस को ठीक कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। और जब ये कंपनी एकदम ठीक हो जाएगा, फिर से इसका हालत सुधर जाएगा, तो क्या करेगा लेवरेज बायआउट फंड, इसका वापस से एक आईपीओ लेकर आता है और आईपीओ के साथ वो इस इन्वेस्टमेंट को एग्जिट कर जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है एक लेवरेज बायआउट फंड में, टिपिकली यही होता है। ठीक है, तो अब लेवरेज बायआउट फंड डिस्कस कर लिए, तो चलिए डिस्कस करते हैं भाई एलबीओ मॉडल क्या है, लेवरेज बायआउट मॉडल क्या है। तो गाइस लेवरेज बायआउट मॉडल बस एक टेक्निक है या फिर आप बोल सकते हैं कि एक मेथड है जिससे हम लोग
रिटर्न्स का और मल्टीपल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब कि अगर एक लेवरेज बायआउट फंड है, वो एक कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट किया, सपोज ए लिमिटेड को, उसने इन्वेस्ट किया इस कंपनी में 5 सालों के लिए। तो भाई 5 साल बाद जब ये एग्जिट करेगा, ठीक है, आफ्टर 5 years व्हेन द लेवरेज बायआउट फंड विल एग्जिट दिस कंपनी, देन उसका रिटर्न क्या होगा? क्योंकि भाई अगर मैं कहीं पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ 5 सालों के लिए, तो जब मैं 5 साल बाद वो इन्वेस्टमेंट को, अपना पोजीशंस को सेल ऑफ करके निकल जाऊंगा, तो आई शुड नो ना कि भाई व्हाट कैन बी माय रिटर्न, मेरा रिटर्न क्या होना चाहिए, तभी तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। तो भाई रिटर्न इससे कैलकुलेट हो सकता है। और मेरा इन्वेस्टमेंट का मल्टीपल क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीपल मतलब कि मैंने कितना टाइम्स अपना इन्वेस्टमेंट पे कमाया, ठीक है, हाउ मच टाइम्स लाइक मैंने कितना टाइम्स अपने इन्वेस्टमेंट पे कमा दिया, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन के लिए बस एक फ्रेमवर्क जो है, ठीक है, बस एक फ्रेमवर्क होता है जिसके लिए अपने एलबीओ मॉडल यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए लेवरेज बायआउट मॉडल का यूज किया जाता है कि भाई आप रिटर्न्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स जो है उनका, और इन्वेस्टमेंट का मल्टीपल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिससे आप एक अनुमान लगा पाए कि हाँ भाई ये इन्वेस्टमेंट ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इट इज नॉट अ वैल्यूएशन मॉडल। तो बहुत लोग इसको सोच लेते हैं कि भाई एक वैल्यूएशन मॉडल होता है। इट इज नॉट अ वैल्यूएशन मॉडल। आज मैं एक चीज को क्लियर कर दे रहा हूं कि भाई ये एक वैल्यूएशन मॉडल नहीं है, ठीक है। वैल्यूएशन मॉडल तो ये नहीं है, ठीक है, ये किसी वैल्यूएशन में काम नहीं आता है, ये सिर्फ रिटर्न्स का कैलकुलेशंस और मल्टीपल्स का कैलकुलेशंस में ही काम आता है, ठीक है। तो गाइस चलिए एलबीओ मॉडल के कॉन्सेप्ट के बारे में तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेते हैं कि भाई एलबीओ मॉडल का कैसे यूज अपने करते हैं। ओके नाउ, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। एग्जांपल क्या है कि सपोज एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, इसको पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें इन्वेस्टर्स चाहिए। तो इसमें दो इन्वेस्टर्स है। पहला इन्वेस्टर है लेवरेज बायआउट फंड, जो कि ऑब्वियसली रहेगा, और दूसरा इन्वेस्टर है कंपनी का खुद का मैनेजमेंट। ये दोनों इन्वेस्टर्स मिलकर इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ये दोनों, ठीक है, इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और पब्लिक से प्राइवेट में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नाउ सपोज इसमें इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है इसको पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करने के लिए, वो सपोज है $1000 मिलियन, ठीक है। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट का दरकार पड़ेगा, नंबर 1। तो ये मैंने आपको पहला इंफॉर्मेशन दिया। दूसरा इंफॉर्मेशन है आपके पास कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो टाइम होराइजन क्या होने वाला है इन्वेस्टमेंट का, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो टाइम होराइजन सपोज इस इन्वेस्टमेंट का 5 years है, तो भाई 5 years के लिए ये इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, टाइम होराइजन। तो मैं यहाँ पर टाइम लिख दे रहा हूँ। थर्ड है एग्जिट मल्टीपल। एग्जिट मल्टीपल, तो एग्जिट मल्टीपल का मतलब क्या होता है? एग्जिट मल्टीपल का मतलब होता है कि भाई जब 5 सालों के बाद ये दोनों इन्वेस्टर्स इस इन्वेस्टमेंट को एग्जिट करेंगे, ठीक है, तब इस कंपनी का, इस ए लिमिटेड कंपनी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। क्योंकि वैल्यूएशन के ऊपर ही तो सब चीज डिसाइड होता है ना कि भाई कितना रिटर्न आपने कमाया, ठीक है, वैल्यूएशन के ऊपर ही एवरीथिंग इज डिसाइडेड। तो भाई वैल्यूएशन कितना होगा? दैट विल बी सपोज 1.8 टाइम्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियली जो आपने 1000 मिलियन इन्वेस्ट किया ना, उसका 1.8 टाइम्स इस कंपनी का वैल्यू हो जाएगा सपोज, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन मैंने दिया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए जल्दी से और जल्दी से इस इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर लीजिए, अगर आपके पास पेन पेपर आप लेकर बैठे हैं तो, ठीक है। ओके, तो गाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए एग्जिट मल्टीपल के बाद अब अपने थोड़ा सा फाइनेंसिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फाइनेंसिंग पैटर्न, ठीक है। तो देखिए फाइनेंसिंग पैटर्न कैसा होगा अपना। फाइनेंसिंग पैटर्न के लिए सबसे पहले देखिए डेट। तो ये डेट कौन इशू करेगा? ये डेट कंपनी को कौन देगा? ये डेट कंपनी को लेवरेज बायआउट फंड देगा। जो लेवरेज बायआउट फंड है वो किसी बैंक से उठाएगा, ठीक है, वरना एक सिंडिकेट ऑफ बैंक से उठाएगा, अ नंबर ऑफ बैंक से वो लोन उठाएगा और फिर वो इस कंपनी को डेट इशू करेगा। तो कंपनी को ये डेट किसको लौटाना पड़ेगा? लेवरेज बायआउट फंड को, ठीक है, जब 5 साल खत्म हो जाएंगे तब। ओके, सो डेट में सपोज मैं आपको बोलता हूं कि भाई मैंने डेट इशू किया है सपोज 700 मिलियन का, $700 मिलियन का डेट इशू किया। सपोज 8% इंटरेस्ट है पर एनम, ठीक है।
और सपोज ये 9 साल का डेट है। अब इस 9 साल में मैं आपको बोलता हूं कि भाई 5 साल तक का जो डेट होगा उसको मैं इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट में चुका दूंगा। इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट तो आप जानते हैं कि भाई इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मैं 5 सालों तक चुकाता रहूंगा। एज द कंपनी मैं इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ऐसे कर करके मैं 5 साल तक चुकाऊंगा। और बाकी का जो 4 साल बचेगा ना, 4 इयर्स, तो उसका जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है उस दोनों को मिलाकर, ठीक है, मैं लमसम में आपको पेमेंट कर दूंगा। तो आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई 9 साल में से 5 साल तो मैं आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे पेमेंट कर दूंगा और बाकी का जो 4 साल बचेगा उसको मैं आपको लमसम में पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये है मेरा डेट का स्ट्रक्चर। तो डेट है 700 मिलियन का, उसका इंटरेस्ट है 8% पर एनम और वो है 9 साल का डेट। ठीक है, तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं, वरना मैं क्या करूंगा, जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो मैं लास्ट में सारा का सारा डेटा कंसोलिडेट करके आपको दे दूंगा, तब आप अपने नोटबुक में इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट के बाद अब अपने चलते हैं प्रेफरेंस में। तो अभी 1000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, उसमें से 700 गया तो कितना बचा, 300। अब सपोज $100 मिलियन है आपका प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो जो लेवरेज बायआउट फंड है, ठीक है, वो प्रेफरेंस शेयर्स में प्रोवाइड कर रहा है $100 मिलियन। ठीक है, अब उसको इस 100 मिलियन पे रिटर्न चाहिए 9% का, तो 9% पर एनम का आपका रेट ऑफ रिटर्न हो गया। बस इसमें इतना ही इन्फॉर्मेशन है कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स के वे से मैंने इन्वेस्ट किया $100 मिलियन और मुझे उस पर 9% का रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का सेकेंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग पैटर्न। अब चलते हैं अपना थर्ड इन्फॉर्मेशन में। तो डेट खत्म, प्रेफरेंस खत्म, अब आते हैं अपने कॉमन इक्विटी में। तो 1000 था, 1000 में से 700 डेट हो गया और 100 आपका प्रेफरेंस हो गया, तो अब कितना बचा, 200 बचा। अब 200 में से सपोज इसको डिवाइड करते हैं, 200 में से सपोज 150 आपका लेवरेज बायआउट फंड लगाएगा कॉमन इक्विटी में। ठीक है, कॉमन इक्विटी के थ्रू, और जो बाकी का 50 बच गया है उसको लगाएगा आपका मैनेजमेंट। ठीक है, जो मैनेजमेंट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। मैंने आपको बोला था कि देयर आर 2 इन्वेस्टर्स, एक तो लेवरेज बायआउट फंड हो गया और एक तो मैनेजमेंट खुद हो गया, तो इसको अपने बोलते हैं मैनेजमेंट इक्विटी पार्टिसिपेशन। मैनेजमेंट इक्विटी पार्टिसिपेशन, तो ये 50 मैनेजमेंट लगाएगा थ्रू कॉमन इक्विटी। ठीक है, इक्विटी स्टेक लेगा, 50 मिलियन मैनेजमेंट लगा दिया और 150 मिलियन लगा दिया आपका लेवरेज बायआउट फंड। और फिर मैं आपको एक लास्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि भाई जो इक्विटी का जो रेसिडुअल बचेगा ना, डेट और प्रेफरेंस को पे करने के बाद जो इक्विटी बचेगा, जो इक्विटी का अमाउंट बचेगा 5 साल के बाद, वो लेवरेज बायआउट फंड और मैनेजमेंट में 80:20 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो 80% पैसा इसको मिल जाएगा लेवरेज बायआउट फंड को और 20% पैसा इसको मिल जाएगा मैनेजमेंट को। तो ये हम लोग का पूरा इन्फॉर्मेशन था इस सम को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेट करके देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो था $1000 मिलियन का। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया जो अपना टाइम होराइजन था वो था 5 सालों का। ठीक है, तीसरा मैंने आपको दिया एग्जिट मल्टीपल, तो एग्जिट मल्टीपल था 1.8 टाइम्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको फाइनेंसिंग पैटर्न में बताया डेट। तो डेट क्या था, डेट था हम लोग का 700 मिलियन का, उसका इंटरेस्ट था 8% पर एनम, वो था 9 साल का डेट। ठीक है, जिसमें से 5 साल अपने एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करने वाले थे और बाकी का 4 साल लमसम में। ठीक है, यहां पर मैं EAI लिख देता हूं, इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो ये था डेट का बात। अब आते हैं प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस कैसा था, तो प्रेफरेंस में 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट था और जिसपे रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 9% पर एनम। और फिर था हम लोग का कॉमन इक्विटी। तो कॉमन इक्विटी में टोटल इन्वेस्टमेंट था 200 का, जिसमें से 150 इन्वेस्ट किया लेवरेज बायआउट फंड ने और 50 इन्वेस्टमेंट किया मैनेजमेंट ने, मैनेजमेंट इक्विटी पार्टिसिपेशन के थ्रू। और दोनों का जो पे आउट होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 80 and 20%। तो ये हम लोग का पूरा इन्फॉर्मेशन था इस सम के बारे में। तो गाइज आप एक काम कर सकते हैं, अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को पेन पेपर पे कॉपी कर लीजिए। बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मैंने कंसोलिडेट करके आपको दे दी है। ठीक है, और मैंने सब इस इन्फॉर्मेशन में आपको समझा भी दिया है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, मैं वेट करता हूँ। तो गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने
आई होप आपने नोट डाउन तो कर लिया होगा। तो अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टू द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 आपका होगा, स्टेप 1 है भाई कंपनी का वैल्यू। कंपनी के वैल्यूएशन के बिना कुछ भी डिसाइड नहीं होगा। तो कंपनी का वैल्यू कितना था 5 साल के बाद? 1.8 टाइम्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना का था? 1000। तो 1.8 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू $1800 मिलियन, ठीक है। ये कंपनी का वैल्यू है 5 साल के बाद। तो मैं लिख देता हूँ कंपनी वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स, जो मैं आज एस्टिमेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज एस्टिमेशन के ऊपर ही तो बेस है ना, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। ओके, स्टेप 2 क्या होगा अब? तो कंपनी का तो वैल्यू निकल गया। अब कंपनी का वैल्यू जब निकल गया तो अब उसको सब चीज को पे ऑफ भी तो करना पड़ेगा। तो अब एक एक करके अपने डेट का, प्रेफरेंस का और इक्विटी का कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले डेट का कैलकुलेशन करते हैं। तो डेट कितना का था? 700 का, ठीक है। 9 साल का डेट था और इंटरेस्ट रेट कितना था? 8%। तो 8 को आप डाल दीजिए अपने कैलकुलेटर में। अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं टेक्सास BA2 प्लस, तो जैसे ये स्ट्रोक्स मैं आपको बता रहा हूँ वैसा आप अपने कैलकुलेटर में डाल सकते हैं। तो 8 आपका I/Y डाल दीजिए, 9 आपका N डाल दीजिए और 700 आपका PV डाल दीजिए, ठीक है। और फिर कर दी प्लस माइनस कीजिएगा, प्लस माइनस PV, और फिर कर दीजिए CPT PMT। तो देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा कि भाई आपका इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या है। तो चलिए गाइज, मैं अभी आपके साथ कैलकुलेशन करता हूँ। 700 प्लस माइनस PV डालता हूँ, 9 N डालता हूँ, 8 I/Y डालता हूँ और फिर CPT PMT करता हूँ। तो मेरा आया 112.05। तो 112.05 मिलियन मेरे को 5 साल तक लौटाना पड़ेगा। ये मेरा इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब आपका जो कैलकुलेशन आता है मैं आपको दिखाता हूँ। 5 साल तक तो आपने 112.5 करके लोन को चुका देते, ठीक है। लोन का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 5 साल के बाद जब आप इस इन्वेस्टमेंट को एग्जिट करोगे तभी भी तो 4 साल और बचा हुआ है ना, क्योंकि आपने 9 साल का डेट लिया था। तो अब इस 4 साल को आपको लमसम में लौटाना है। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, ये कैलकुलेटर के जो स्ट्रोक्स थे, ठीक है, इसी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर 9 की जगह ना आप 4N डाल दीजिए, 9 की जगह 4N डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर CPT PMT के जगह आप CPT PV कर दीजिए, ठीक है। बस इतना सा चीज कीजिए एक बार कैलकुलेटर में, देखिए आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस 9 की जगह 4 को N डाल दूंगा, 4N CPT PV। तो मेरा आया 371.14। आई होप गाइज आपका भी यही आया होगा, ठीक है। 371.14 मिलियन डॉलर्स, ये मेरा लमसम अमाउंट होगा पेएबल आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है, लमसम। तो चलिए गाइज, इसको कैलकुलेट अपने कर लिए। तो अब अपने फॉर्मली सब चीज को लिख के कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, कंपनी वैल्यू कितना था 5 साल के बाद? कंपनी वैल्यू आफ्टर 5 इयर्स था आपका 1800, ठीक है। मैं मिलियन डॉलर का झमेला नहीं रख रहा हूं, मैं एक बार 1800 लिख दे रहा हूं। उसके बाद उसमें से लेस करेंगे अपने डेट, जो डेट अपने को लमसम में पेमेंट करना है, ये वाला। क्योंकि 5 साल तक तो आप 112.5 करके तो चुका ही दिए थे ना, ठीक है। अब बाकी का 4 साल का आपको चुकाना है। तो 371.14 लेस होगा इससे, ठीक है। तो एक बार इससे अगर अपने लेस करें तो देखते हैं कितना आता है। ये आपका आएगा 1428.85, 1428.85, ठीक है। ये अभी तक आपका आ गया, ठीक है। नाउ उसके बाद डेट के बाद किसका बारी आता है? प्रेफरेंस का। तो अब अपने लेस करेंगे प्रेफरेंस, क्योंकि प्रेफरेंस का जो रिटर्न है अलॉन्ग विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपने को लौटाना पड़ेगा ना, ठीक है, लेवरेज बायआउट फंड को। तो प्रेफरेंस का कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है। प्रेफरेंस में आपने 100 इन्वेस्ट किया था, आपको रेट ऑफ रिटर्न चाहिए था 5 साल में कितना? 9%। तो 1.09 टू द पावर 5 कर दीजिए, ठीक है। इससे आपका आंसर आ जाएगा। 100 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, उसमें आपको रिटर्न चाहिए था 9% का 5 साल के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। ओके, तो चलिए करते 100 इंटू 1.09 y पावर x 5 आपके कैलकुलेटर में, तो आपका आएगा 153.86। तो 153.86 आपको एज प्रेफरेंस लौटाना पड़ेगा। तो इसको भी माइनस कर दीजिए। तो 1428.85 माइनस 153.86, 1428.85 माइनस 153.86 मेरा आया 1274.98। तो मैं इसको एक बार अप्रोक्सीमेटली ना 1275 लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरा आया है 1275। तो गाइज अभी तक अगर आपने सब चीज़ ठीक किया है, अगर आपने मुझे फॉलो किया है,
तो अभी तक आपका आंसर आपको अटकना चाहिए यहाँ पर 1275 पे आपको आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो कैलकुलेशंस होने वाला है वो बहुत ही इजी होने वाला है, ठीक है। देखो तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे गाइस, ठीक है। तो अब 1275 को पकड़ के ही हम लोग को सारा कैलकुलेशंस करना है। तो ये जो 1275 आया ये किसके लिए बच गया, कॉमन इक्विटी के लिए बच गया। तो अब इसका 2 भाग होगा, ठीक है। 80-20 का मैंने आपको रेशियो बताया था ना कि भाई 80% पैसा मिलेगा कॉमन इक्विटी का लेवरेज बायआउट फंड को और 20% मिल जाएगा मैनेजमेंट को। तो 1275 का 80% और 20% निकालिए, तो 1275 इंटू 0.8 दैट इज 1020। तो 1020 किसका है, लेवरेज बायआउट फंड का, और बाकी का 1275 हाँ 255 किसका है, मैनेजमेंट का। तो ये 2 भाग हो गया, ठीक है, ये दोनों भाग हो गया कॉमन इक्विटी का। 255 मिल गया मैनेजमेंट को और 1020 मिल गया आपका लेवरेज बायआउट फंड को, ठीक है। तो इसके साथ गाइज अपनों का फॉर्मली सारा ऑलमोस्ट सारा कैलकुलेशंस खत्म हो गया है। अब अपने को अपने एंड ऑब्जेक्टिव पे आना है। अपना एंड ऑब्जेक्टिव क्या था, अपना एंड ऑब्जेक्टिव था रिटर्न का कैलकुलेशन और मल्टीपल का कैलकुलेशन। तो चलिए गाइज अब इस ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं, ठीक है, दोनों इन्वेस्टर्स के लिए। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए लेवरेज बायआउट फंड के लिए निकालते हैं। तो लेवरेज बायआउट फंड ने टोटल में इक्विटी में कितना इन्वेस्ट किया था, उसने प्रेफरेंस के थ्रू इन्वेस्ट किया था 100 और प्लस उसने कॉमन इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट किया था 150। तो टोटल उसका इन्वेस्टमेंट था 250। अरे गाइज देखिए आपको डाउट आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर प्रेफरेंस क्यों लिया, ठीक है। तो प्रेफरेंस तो गाइज लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि प्रेफरेंस भी तो इक्विटी का ही पार्ट होता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर आल्सो कॉल्ड इक्विटी ओनली ना, दे आर नॉट कॉल्ड कॉमन इक्विटी बट दे आर कॉल्ड इक्विटी ओनली। तो हम लोग को उनको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तो ये 250 हो गया। अब ये 250 के होने के बाद अब देखिए उसने रिटर्न कितना कमाया, 100 पर उसने कितना कमाया था, 100 कितना बन गया 5 साल के बाद 153.86, और ये जो 150 है वो कितना बन गया 1020। तो इन दोनों का टोटल कितना आएगा, इसका आएगा 1173.86, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो 250 लगाया 1173.86 कमाया। तो देखो इसका मल्टीपल निकालते हैं, इसने इन्वेस्टमेंट पे कितना टाइम्स कमाया। तो उसको निकालने के लिए बहुत ही इजी है, 1173.86 को डिवाइड कर दीजिए 250 से, ठीक है। तो देखते कितना आंसर आएगा अपना। तो 1173.86 डिवाइडेड बाय 250 तो आएगा आपका 4.7 टाइम्स। तो इसने 4.7 टाइम्स कमा लिया अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये एक आंसर हुआ। उसके बाद आता है आपका रिटर्न। तो रिटर्न के लिए तो आपको बस IRR निकालना है, ठीक है। IRR निकालने के लिए देखिए 250 लगाया 1173.86 कमाया, तो आपका हिडन रेट ऑफ रिटर्न कितना है, और वो भी 5 साल के अंदर। तो देखिए कैलकुलेटर में अगर आप करना चाहते हैं तो 250 को प्लस माइनस PV डाल दीजिए, 1173.86 को आप FV डाल दीजिए, ठीक है, 5 को आप N डाल दीजिए और CPT I/Y कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक साथ करते हैं गाइस, 250 प्लस माइनस PV 1173.86 आपका FV और 5 आपका N CPT I/Y। तो आपका आया 36.25%, 36.25%। तो मैंने लेवरेज बायआउट फंड के लिए सारा का सारा कैलकुलेशंस कर लिया है। उसका रिटर्न उसने वो जो कमा सकता है इस इन्वेस्टमेंट से वो है 36%, 36.25%, और उसका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीपल वो कमा सकता है, ठीक है, उसने कितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया अपने पैसे को, वो है 4.7 टाइम्स, ठीक है। तो अब अपने नेक्स्ट इन्वेस्टर पे चलते हैं। अपना दूसरा इन्वेस्टर था मैनेजमेंट। तो अब चलिए सारा कैलकुलेशंस, ये दोनों कैलकुलेशंस करते हैं मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट ने कितना लगाया था, मैनेजमेंट ने 50 लगाया था और कितना कमाया उसने 255, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट अगर करना है मेरे को कि उसने कितना मल्टीप्लाई किया अपने इन्वेस्टमेंट को, तो उसके लिए अपने 255 डिवाइडेड बाय 50 कर सकते हैं ना, ठीक है। तो 255 डिवाइडेड बाय 50 करके देखते हैं कितना आएगा। तो वो आएगा 5.1 टाइम्स। तो इसने अपने इन्वेस्टमेंट को 5.1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर निकल गया, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ। और रिटर्न निकालना है, रिटर्न निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, 50 को PV डाल दीजिए, 255 को FV डाल दीजिए, ठीक है, 5 को N डाल दीजिए और फिर CPT I/Y कर लीजिए। तो इससे आपका रिटर्न निकल जाएगा। तो गाइस चलिए, अगर आपने कैलकुलेटर में मेरे साथ किया था तो आपको सेकंड
क्लियर टीवीएम करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली कर सकते हैं 50 को प्लस माइनस पीवी डालो, 255 को एफवी डालो, 5 को एन डाला हुआ है उसको छोड़ दो और सीपीटी आई बाई वाई कर लो, तो 38.52% आया। तो गाइज हम लोग का ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं अचीव हो गया, ठीक है। हमने दोनों इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न भी निकाल लिया, ठीक है, और मल्टीपल भी निकाल लिया, इसके लिए भी निकाल लिया और मैनेजमेंट के लिए भी निकाल लिया। तो गाइज ये था हम लोग का एलबीओ मॉडल, ठीक है। तो एलबीओ मॉडल बस एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि भाई हम लोग का रिटर्न क्या होने वाला है और हम लोग का इन्वेस्टमेंट का मल्टीपल्स क्या होने वाला है, ठीक है। ये कोई वैल्यूएशन मॉडल नहीं है, ये बस अपने नेगोशिएट करते वक्त ऐसे फैक्ट्स को और ऐसे डेटा को अपने यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरे पास कुछ क्लियर प्रूफ है कि भाई मैं इतना रिटर्न कमा सकता हूँ, तो शुड आई इन्वेस्ट और नॉट, बस थियोरेटिकली उसको चेक करने के लिए, और कुछ नहीं होता है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो तभी आपको ऐसे फ्री कंटेंट का फ़ायदा मिल सकेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में भी अपने बहुत सी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है गाइज। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट टाइम के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।